पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाने की कोशिश की थी। उसे बनाना उससे काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन तब भी वो बड़ी आसानी के साथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन को काफी हद तक के समझ चुका था और उसे समझने के बाद वो उसे एक हिसाब से बना ही लेता है। इस वजह से तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। उसके पास नए कपड़े आ चुके थे जिसमें वो काफी अच्छा लग रहा होता है। उसी के साथ साथ गाँव में जितनी भी तबाही आई थी बर्फ की वजह से, उसी में दालियो और उसका परिवार फंस चुका था। अब इतने सालों से दालियो ने वांग की मदद की थी तो उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसने दालियो उसके परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल दिया था। और मुसीबत से बाहर निकालने के बाद वो वापस से इसी वॉर के अंदर कूद जाता है ताकि वो फर्नेस हासिल कर सके, जो चाबी है इमॉर्टल रैम के अंदर जाने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ही वांग यहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन वगैरह कर रहा था। उसके पास जो वू टाई का दिया हुआ एक जेड होता है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ब्रदर वांग, मुझे पता है कि आप शायद यहाँ से दूर चले गए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 4 अलायंस था ना, उसका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सब के सब जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि हम लोग ये वॉर कभी नहीं जीतने वाले, इस वजह से उन्होंने बीच में धोखा दिया और कितने लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ से हमारा सपोर्ट कम हो रहा है तो सामने वाले का सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, उनके साथ और लोग शामिल होते जा रहे हैं, जिन सभी ने मिलकर हमारे सेट को बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का कहना सही हो जाएगा और हम लोग भी यहाँ पर ज्यादा दिन तक के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी 4 अलायंस के कल्टीवेटर वगैरह थे उसमें से ज्यादातर तो मारे ही जा चुके हैं। हमारे पास अब सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। इस वजह से अलग अलग अलायंस के जो सेट लीडर है ना, उन्होंने तो अपने सिपाहियों को भेजना तक के बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके सिपाही जाएंगे तो वो वहां से जिंदा नहीं आने वाले, मर के ही आएंगे और फायदा भी नहीं होगा। जिन लोगों को हमने इतने सालों से साथ दिया, सपोर्ट दिया, और आज वही लोग हमारी जब जरूरत पड़ी है तो वो लोग काम नहीं आ रहे। इसलिए मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी भी आपका इरादा बदला होगा ना, तो आप हमारी सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। ये सारी चीज सुनकर वांग एकदम ज्यादा परेशान हो जाता है कि लगता है कि ये गाँव का अंत एकदम करीब आ गया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अब इसे यहाँ पर बचाना। वुडाई वहाँ पर एक और लड़की के बारे में बता रहा था कि एक ऐसी लड़की है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, जिसने 100 साल के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज को अचीव कर लिया है, जिसने आज तक की कभी किसी तरह की पिल वगैरह भी नहीं ली। एक वही लड़की है जो अकेले हमारे चारों के चारों सेट पर भारी पड़ रही है। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, वो अकेले ही हमारा यहाँ पर बैंड बजा के रखी हुई है, क्योंकि उसकी जो असल में बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। वो अपनी 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए 5 अलग अलग तरह के बीस्ट का इस्तेमाल करके हमारे 4 अलायंस के ऊपर हमला करिए, जिसके सामने एक बड़े से बड़ा कल्टीवेटर भी नहीं टिक पा रहा। वो अपने एलिमेंट की पावर को अलग अलग एलिमेंट की तरह बीस्ट कन्वर्ट कर दिए और उन्हीं बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे 4 अलायंस के ऊपर अटैक कर रही है। वो लड़की जो है पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट की पूरे लास्ट 10,000 साल की सबसे खास जीनियस है। उसके जैसा जीनियस पूरे 10,000 साल में इस सुजाकू प्लेनेट के अंदर कोई भी नहीं था। तो अब तुम समझ ही सकते हो कि वो लड़की की पावर लेवल क्या होगी और वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। सुजाकू प्लेनेट को जो कंट्रोल करता है, उन्होंने खुद उससे एडमायर किया है उस लड़की को, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा खास टैलेंट है। उन्होंने उसे ऑफर भी दिया कि वो सुजाकू प्लेनेट की जो अलायंस है उसमें सपोर्ट दिखाए और वहां जाकर शामिल हो जाए। और इस चीज पे वो जो लड़की है ना, वो मान भी गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो शर्त ये है, हमारा जो 4 अलायंस है उसे खत्म कर दिया जाए और वो पूरी की पूरी जगह उसके सेक्ट वालों के कंट्रोल में चली जाए, जिसे एक लेवल 5 की कंट्री बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो वो पावरफुल वाली जो लड़की है वो सुजाकू प्लेनेट का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये तो बस इस वॉर की शुरुआत है, अभी तो यहाँ पर और भी पावरफुल लोगों को आना बाकी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमारे इलाके पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर उसी फर्नेस को लेने के लिए आ रहे हैं जो कि इमॉर्टल रैम का दरवाजा खोल सकती है। हर आए हुए लोगों का अपना अलग ही अलग यहाँ पर प्लान चल रहा है, तो इसलिए ये वॉर कोई मामूली वॉर नहीं होने वाली, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। वांग सोच रहा था कि अबे यार, मेरी तो अभी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा लेवल की नहीं है जो मैं इतने भारी लोगों के साथ फाइट कर सकूं, लेकिन हाँ, मैंने तो पहले ही मन बना लिया कि मैं फर्नेस तो लेकर ही रहूंगा। वो अपने पास से उसी बढ़िया वाले फ्लैग को बाहर निकालता है ताकि देख सके कि इस वॉर में क्या ये मेरे काम आएगा। अगर नहीं भी आया तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मेरा फ्लैग करीब 30 साल से सोया पड़ा है, लगता है इसे जगाने का टाइम आ रहा है। पर मैं अभी तो इस वॉर में नहीं जाऊंगा जब तक कि कुछ बड़ा मुद्दा नहीं क्रिएट हो जाता, तब तक कि मैं वॉर में एंट्री नहीं मारने वाला। जिसके बाद देखते ही देखते करीब 1 साल गुजर चुके थे। वांग अभी तक के वहीं पर होता है और सही मौके के इंतजार में लगा हुआ था। 1 साल के बाद के टाइम पे हम वू टाई को देखते हैं जो कि अपने ही अलायंस के अंदर खड़ा हुआ था। उनके अलायंस वालों को ऐसा पता चलता है कि उनका जो बैरियर है वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए सेट से कई सारे लोग जो होते हैं वो उस बैरियर के पास जाने की कोशिश
ताकि देख सके कि असल में वहां पर क्या हुआ। जितने भी डिसाइपल और एल्डर वगैरह वहां पर मौजूद थे पुराने वाले बैरियर को हटाकर नया वाला बनाना शुरू कर देते हैं ताकि दुश्मनों से सेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सभी ने वहां पर अपनी पावर को मिला दिया था और अपनी पावर को मिलाते हुए वो लोग वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे थे। एक सिपाही जो होता है वो वुटाई के पास आकर कहता है कि हमने यहाँ पर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया है। मेरे ख्याल से ना मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के लोग आते ही होंगे, हमें अब यहाँ पर वॉर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ गुफा के अंदर वांग कह रहा था कि लगता है मेरा टाइम आ गया वॉर में कूदने का। ब्लड टेरिटरी के आने का तो मैं इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते पूरा आसमान वहां पर फट जाता है और उसके अंदर से हजारों की तादाद में कल्टीवेटर आ रहे थे और उसी में एक लड़की होती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। वो जैसे वहां पे एंट्री मारती है पूरे की पूरी जगह पर एकदम तूफान आ जाता है। वो तूफान यहाँ पर वो जो वुटाई के सेट का प्रोटेक्शन शील्ड था उस पर ही हमला कर देता है। प्रोटेक्शन शील्ड काफी ज्यादा मजबूत तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो लड़की का जो ऑरा था उस ऑरा से प्रोटेक्शन शील्ड बिल्कुल डिसअपियर हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि उस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर कुछ जान थी, जबकि असल में वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वुटाई जो वहां पर होता है वो उस लड़की से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ना उसी फर्नेस को लेने के लिए आई हो, तो जिस फर्नेस को तुम लेने के लिए आई है ना वो मेरे हाथों में ही है, चाहो तो आकर इसे ले लो। वो लड़की कहती है अरे इतनी जल्दी मान गए, कुछ यहाँ पर तुम्हारा प्लान तो नहीं है ना, या फिर तुम लोगों ने हमें देख कर ही अपनी हार मान ली, हमारे सामने डर चुके हो क्या? वुटाई कहता है इसके पीछे हमारा कोई प्लान नहीं, बस हम यहाँ पर खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये डील हो, ये फर्नेस आप लोग ले जाओ और उसके बदले हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दो और हमें शांति से जीने दो। लेकिन उस लड़की के जो सेक्ट वाले थे वो लोग चिल्लाने लगते कि नहीं, हम यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम मारने के लिए आए तो मार के ही जाएंगे, हम मार के इनसे फर्नेस छीन लेंगे, इन्हें वैसे जिंदा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो सुनकर वो लड़की वुटाई से कह रही थी कि शायद तुमने जवाब तो सुन ही लिया होगा कि हम लोग अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं। वो अपने सिपाहियों से कहती है जाओ और जितने भी तुम्हें इंसान दिखाई देते ना एक एक को पकड़कर काट डालना, कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। सारे के सारे डिसाइपल जो वुटाई के सेक्ट वाले थे वो एकदम घबरा चुके थे, वो पसीने से नहा गए थे कि लगता है अब तो हमारे मरने का टाइम आ चुका है। वो लड़की कह रही थी कि आज ही से ये इलाका जो है वो भी हमारे ब्लड टेरिटरी का एक हिस्सा होगा, खून की दरिया बहा दो यहाँ पर। जिसके बाद ब्लड टेरिटरी के जो लोग थे वो लोग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुटाई के सेट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वुटाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है तो वो एक पैर पटकते हुए वहां पर एक और फॉर्मेशन बना देता है ताकि जितना भी अटैक था वो उन सभी अटैक को रोक सके, क्योंकि उसी के नीचे उसके सेट के जो मासूम डिसाइपल वगैरह थे वो लोग खड़े थे। उन्हें ही बचाने के लिए वो वहां पर अपनी जान लगाकर शील्ड बनाया हुआ था, लेकिन बेचारा अकेले यहाँ पर कितने ही लोगों से मुकाबला कर लेता। शील्ड को बनता हुआ देखकर और भी डिसाइपल आ जाते जो सबके सब वुटाई के ही शील्ड को तोड़ने लग गए थे, क्योंकि वुटाई यहाँ पर अपने डिसाइपल वगैरह को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर ब्लड टेरिटरी के इतने लोग होते कि जिनकी गिनती ही नहीं, गिनने में ही पूरा महीना निकल जाएगा। उसी के साथ साथ अब देखते ही देखते एक स्नो एलिफेंट आ चुका था जो कि स्नो की पावर वाला बीस्ट होता है। उस बीस्ट के अंदर पूरे के पूरे स्नो एलिमेंट की पावर है और उसी बीस्ट को अलग अलग जो तरह के कल्टीवेटर हैं वो लोग वहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक नहीं बल्कि कई सारे स्नो एलिफेंट वहाँ पर आ चुके थे। इस वॉर को दूर से अभी भी वहाँ गुफा के अंदर बैठे बैठे देख रहा था कि अरे वाह, ये वॉर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। इस तरह के कल्टीवेटर लोगों से तो मैं पहले नहीं मिला था। तो वहीं वुटाई जो होता है वो अपने सिपाहियों से कह रहा होता है कि जब हमारा कोई घर छीनने के लिए आए तो हम तो यहाँ पर अपनी जान लगाएंगे ही ना। भले से हमें पता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत कम चांस है जीतने का, लेकिन हम लोग भी कार नहीं है। इसलिए बचे कुछ सिपाही जो होते हैं वो वहाँ पर हमला करने के लिए जा चुके थे, लेकिन क्या ही फायदा, वो सब चूंटियों की तरह वहाँ पर मारे जा रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी ब्लड टेरिटरी के लोग थे वो सभी आसानी के साथ उन्हें खत्म करते जा रहे थे। तब वहाँ पर एंट्री होती है दो एल्डर की, जो कि 4 अलायंस के ही 2 एल्डर थे। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी वहाँ पर स्नो एलिफेंट था उसे खत्म करते जा रहे थे। वो दोनों एल्डर लग रहा था कि पावरफुल है, तो वो लोग यहाँ पर सेट को बचाने के लिए आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर वो 5 एलिमेंट वाली लड़की भड़क चुकी थी, इसलिए अब वो वहाँ पर अपने पांचों के पांचों एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है कि इन कीड़ों की औकात कैसे हो गई हमारे पर हमला करने की। उसका 5 एलिमेंट से बना हुआ जो बीस्ट था अब वहाँ पर रेडी हो चुका था। अपने 5 एलिमेंट स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पांचों के पांचों बीस्ट को 4 अलायंस की तरफ ही भेज देती है ताकि एक एक को पकड़ के चुन चुन कर वो बीस्ट खा जाए। इस चीज को देखकर तो वो दोनों एल्डर वहाँ पर घबरा चुके थे कि यहाँ पर तो अभी तक एक ही एलिमेंट का बीस्ट था, लेकिन अब तो यहाँ पर पांचों के पांचों आ चुके हैं। एक बीस्ट जो होता है वो 4 अलायंस के एक अलग सेट के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। वहाँ का एक जो लीडर था वो मॉन्क था। काफी दिनों की कल्टीवेशन के बाद वो बाहर निकला था। जैसे वो बाहर आया होता है वहाँ पर उस एलिमेंट वाला बीस्ट आ रहा था, इसलिए वो मॉन्क वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एलिमेंट के बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को घेर लिया था, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पर वो मॉन्क भी कमजोर नहीं लग रहा था। वो अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए उस बीस्ट को पूरी तरह से घेर लेता है। इसी तरह से 4 अलायंस के जो अलग अलग एल्डर थे उन सभी के पीछे वो बीस्ट जा चुके थे, क्योंकि उन बीस्ट को खास लोगों को ही मारने के लिए यहाँ पर लाया हुआ था, क्योंकि सिपाही तो पहले से ही है जो नॉर्मल डिसाइपल को वैसे ही मार डालेंगे। बहुत ही घिनौने तरीके से यहाँ पर फाइट चल रही थी। एक तो वहाँ पर फायर एलिमेंट का फिनिक्स बर्ड होता है जो कि सबसे ही
ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा अब वू टाई की तरफ ही बढ़ जाता है। उसने वू टाई की फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर दिया था और एक ही फॉर्मेशन पर हमला करने की वजह से वो फॉर्मेशन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। वांग कह रहा था कि यहाँ पर तो ब्लड टेरिटनी में अपनी जान लगा दी है, उसी के साथ साथ वॉर अलायंस ने भी अपनी जान लगा दी है। बस वो भी वहां पर बैठे बैठे वॉर को देख रहा था। वो बिल्कुल परफेक्ट मौके की तलाश में है, जब उसे सही लगेगा तो वो सीधा का सीधा वॉर के अंदर एंट्री मारेगा। वहीं जो फायर एलिमेंट वाली लड़की थी वो तो एकदम ज्यादा भड़क चुकी थी अपने इतने सारे साथियों को मारा हुआ देखकर, क्योंकि उन एल्डर ने उसके कई सारे एलिफेंट को मार दिया था, यहाँ तक कि कई सिपाही भी मर चुके थे। इस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो कह रही थी कि अब तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगी। इसके बाद वो अपनी खुद की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तब वहां पर बिल्कुल तूफान सा आ जाता है और आसमान पर ही कई सारे बड़े बड़े अलग अलग तरह के फॉर्मेशन बनने लग गए थे। लेकिन ये फॉर्मेशन किस तरह के हैं और ये किस तरह की तबाही लाएंगे ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।